गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में अभिवादन करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए जिनका सब्जेक्ट कोड CC11 है, जिसके अंतर्गत हमें यूरोप के इतिहास को पढ़ना है, उसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रांस की क्रांति के कारण यानी कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुई, इनके कारणों का बारी बारी अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व इतिहास में फ्रांस की 1789 की क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व के देशों में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की इस क्रांति ने, तो यह इस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ इसने जनमानस को पुराने स्वरूप से निकालकर नवजीवन प्रदान करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वहन किया था। दरअसल 18वीं सदी में फ्रांस की दशा यूरोप के अन्य देशों से अधिक खराब नहीं थी, फिर भी साधारण जनता को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते थे। शासन निरंकुश और फिजूल खर्ची थे। अभिजात वर्ग, जो कि मध्य वर्ग कहलाता है, अपर क्लास, तथा पादरियों को विशेषाधिकार प्राप्त होते थे, जबकि किसान भूमिहीन थे, मजदूर बेरोजगार थे और कर में व्यापक असमानताएं देखी जाती थी। अर्थात उच्च वर्ग के लोगों को कोई कर नहीं लगता था, जबकि निम्न वर्ग के लोगों से ही ज़्यादातर कर लागू किए गए थे। इस दौरान फ्रांस दिखावटी शक्ति के होते हुए भी फ्रांसीसी राजतंत्र को महान आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। फ्रांसीसी समाज की सामाजिक वर्गीकरण 3 मुख्य भागों में थी। पहला पादरी वर्ग, दूसरा अभिजात वर्ग और तीसरा था सर्वसाधारण वर्ग। पादरी प्रथम वर्ग में, अभिजात द्वितीय वर्ग में तथा फ्रांस की शेष जनता, जिसके अंतर्गत कृषक, मजदूर, मध्यम वर्ग आदि आते थे, वो तृतीय वर्ग में आते थे। प्रत्येक वर्ग के भीतर अनेक प्रकार की श्रेणियों एवं अधिकारों और सुविधाओं की दृष्टि से काफ़ी विषमताएं होती थी। पहले 2 वर्ग अर्थात पादरी एवं अभिजात वर्ग के लोगों की संख्या काफ़ी सीमित थी तथा इन दोनों वर्गों के लोग प्रायः सभी करों से मुक्त थे। प्रशासकीय तथा सेना के उच्च पदों पर इन वर्गों का अधिकार होता था, जबकि तृतीय वर्ग, जिसकी आबादी कुल आबादी का लगभग 65% भाग थी, इसके पास कोई विशेषाधिकार नहीं थे। इस वर्ग के लोगों का जीवन काफ़ी कष्टमय होता था। उस समय फ्रांस में सर्वाधिक जनसंख्या किसानों की थी। फ्रांस की कुल जनसंख्या में 80% किसान थे। अधिकांश किसान भूमिहीन या उनके खेत काफ़ी छोटे हुआ करते थे। वे बड़ी कठिनाई से अपने जीवन निर्वाह का खर्च निकाल पाते थे। बटाईदार और काश्तकारों की दशा इन किसानों की दशा से भी अधिक खराब थी। बटाईदार कौन होते हैं? बटाईदार या काश्तकार जिनकी स्वयं की भूमि नहीं होती, वो कृषि भूमि किसी से बटैया पे लेकर उस पर कृषि करते हैं, तो उसे बटाईदार कहते हैं। लगान देने के बाद किसान के पास उपज का 1/3 या 1/4 भाग ही शेष बचता था। 18वीं सदी में फ्रांस में कृषि व्यवस्था में कुछ परिवर्तन अवश्य किए गए, लेकिन इससे किसानों की दशा पहले से भी खराब होती चली गई। इसके अलावा जो हमारी अगला जो महत्वपूर्ण कारण है फ्रांसीसी क्रांति का, वह है कि मध्यम वर्ग में लेखक, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और असैनिक अधिकारी थे। आर्थिक दृष्टि से यह वर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण था। इन व्यक्तियों के पास पर्याप्त धन था
इसलिए राज्य, पादरी और अभिजात वर्ग सभी इनके ऋणी थे। इसके बावजूद मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं प्राप्त था। इस वर्ग को समाज में कोई विशेष आदर प्राप्त नहीं था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है, वह है कि 18वीं सदी में फ्रांस के शहरों के निर्धन वर्ग की दशा काफी खराब थी। उनको हीन समझा जाता था और उनको कोई अधिकार नहीं थे। बिना मालिक की इच्छा के और उसके आचरण का अच्छा प्रमाण पत्र लिए बिना कोई मजदूर अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी नहीं कर सकता था। जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं होता था उन्हें बंदी बना लिया जाता था। इन वर्गों में गंभीर असंतोष था तथा वे बराबर क्रांति के लिए उग्र रहते थे। अर्थात इस काल में दासों की स्थिति काफी दयनीय थी। फ्रांस में वंशानुगत निरंकुश राजतंत्र था तथा राजा स्वयं को पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि समझता था। राजतंत्र पूरी तरह से निरंकुश था। क्रांति के दौरान फ्रांस में लुई 16वां का शासन था। वह राजतंत्र के दायित्वों को निभाने में पूर्णतया अयोग्य था। वह गंभीर, उत्तरदायी, बुद्धिमान और दयालु था, किंतु शासन कार्यों के लिए बिल्कुल अयोग्य था। वह अपनी पत्नी एंतोइन, जिनका नाम एंतोइन था, अपने दरबारियों और मंत्रियों के प्रभाव में था। अतः लुई 16वां सुधार कार्यों की इच्छा रखते हुए भी कुछ नहीं कर पाया था। राजतंत्र का इस तरह से पतन हो चुका था कि राजा अपनी निरंकुशता का स्वामी नहीं बल्कि दास बन गया था। राज्य की आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई थी। राजमहल में 15,000 ऐसे अधिकारी थे जो बिना किसी कार्य के धनराशि वेतन के रूप में लेते थे। ऐसी परिस्थिति में सरकार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। यही नहीं, मैरी एंतोइन, जो कि वहां की महारानी थी, लुई 16वां की पत्नी थी, वह दुनिया की मूल्यवान वस्तुएं खरीदने में अपार धन का व्यय कर रही थी। फलतः राजकोष रिक्त होता गया। इसलिए वर्साय के शीश महल को भाग्य के विनष्ट हुए शिशुओं का स्वर्ग कहा गया है। बड़ी सेना और युद्धों ने आर्थिक दशा को और भी ज्यादा बिगाड़ कर रख दिया था। अंत में सरकार का दिवाला निकल गया था। फ्रांस में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती। 1614 के बाद स्टेटस जनरल का अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। यह एक संवैधानिक संस्था थी। एक दूसरी संस्था पार्लियामेंट भी थी। ये अदालतें होती थी जिनके न्यायाधीश वंशानुगत होते थे। पार्लियामेंट के दो कार्य थे। एक तो वे न्याय करती थी और दूसरा राजा के आदेशों को रजिस्टर में दर्ज करती थी। राजा डरा धमकाकर या रिश्वत खिलाकर न्यायाधीशों को अपने पक्ष में कर लेता था। इस तरह लोकप्रिय संस्था के अभाव में राजा की निरंकुशता प्रतिदिन बढ़ती चली गई। फ्रांस की कर व्यवस्था भी अत्यंत दोषपूर्ण थी। इसकी फिजूल खर्ची के कारण क्रांति के पूर्व फ्रांस को प्रतिवर्ष $2.5 करोड़ का घाटा हो रहा था, जिसकी पूर्ति भारी ब्याज पर ऋण लेकर की जा रही थी। क्रांति के पूर्व कुल
राष्ट्रीय आय का आधा भाग केवल ब्याज चुकाने में खर्च होने लगा। देश की कर प्रणाली अव्यवस्थित और दोषपूर्ण थी। जनसाधारण पर कई प्रकार के करों का बोझ था। कर वसूलने की पद्धति भी दोषपूर्ण थी। करों को ठेके पर वसूला जाता था। सरकार की वाणिज्य नीति भी अनियंत्रित एवं दोषपूर्ण थी। इस प्रकार फ्रांस का सामाजिक और आर्थिक ढांचा असमानता और विशेषाधिकार के सिद्धांतों पर खड़ा था। इस दौरान बौद्धिक वर्ग का अभ्युदय हो रहा था। इन बुद्धिजीवियों ने तर्क के आधार पर फ्रांस की जनता को विश्वास दिलाया, यदि मिथ्या विश्वासों को नष्ट कर दिया जाए और मानवीय प्रथाओं और संगठनों में सुधार किया जाए तो मनुष्य सुख को प्राप्त कर सकता था। इन बुद्धिजीवियों ने फ्रांस के खोखलेपन को व्यंग्य तथा हास्य, आलोचना और वैज्ञानिक व्याख्या, समाजशास्त्रीय विचारधारा एवं स्पष्ट निंदा आदि द्वारा जाहिर किया। उन्होंने जनसाधारण को कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन भी दिया। 1789 अर्थात 1789 में लुई 16वें को धन की आवश्यकता पड़ती है। उसे विवश होकर पुरानी सामंती सभा स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ता है। इस सभा में 3 वर्ग के प्रतिनिधि होते थे, किंतु तीनों वर्ग अपने अलग अलग अधिवेशन करते थे और 2 सदनों का मत ही मान्य हो सकता था। इससे स्पष्ट होता है कि इन परिस्थितियों में ऊपरी दोनों विशेषाधिकार प्राप्त स्टेटस के विरुद्ध कोई भी प्रस्ताव या विधेयक पारित नहीं किया जा सकता था। इसीलिए तृतीय स्टेटस ने इस व्यवस्था के प्रति विरोध जताया। उसके प्रत्येक प्रतिनिधि का एक मत मानकर पूरे स्टेटस जनरल के बहुमत के आधार पर निर्णय लेने का प्रस्ताव रखा। तृतीय स्टेटस का यह प्रस्ताव बिल्कुल नीतिपरक था। इसका कारण यह था कि तृतीय स्टेटस जनरल लोगों के 66% भाग का प्रतिनिधित्व करता था। जब तृतीय स्टेटस ने अपनी मांगे रखी तब विवाद अपरिहार्य हो गया, यानी आवश्यक हो गया। इसी दौरान एक घटना घटित हुई। 17 जून को तीसरे वर्ग के सदस्य ने अपने को राष्ट्रीय सभा घोषित किया। 20 जून को जब वे अधिवेशन के लिए इकट्ठे हुए तो उन्होंने देखा कि उस पर शाही अंगरक्षकों का पहरा है। इसलिए वे पास के शाही टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और वहीं फ्रांस के संविधान का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। टेनिस कोर्ट की शरण फ्रांस के इतिहास की महान घटना थी। इसने निरंकुश राजतंत्र की जड़ें हिलाकर रख दी। लुई 16वें ने उस सभा को भंग करने का प्रयत्न किया, परंतु यह धीरे धीरे एक महान विद्रोह का रूप धारण करके फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण बना। इस प्रकार तृतीय स्टेटस का जो अधिवेशन टेनिस कोर्ट में आयोजित किया गया, वह फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण बनता है। इसका निष्कर्ष देखें तो हम पाते हैं कि फ्रांस की क्रांति के लिए अनेक कारक जिम्मेदार थे। यहाँ तात्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैनिक आदि कारकों ने शासन सामान्य बना रहना काफी
काफी दुष्कर बना दिया था। दरअसल फ्रांस का शासन पुराने लीग पर संचालित हो रहा था, परंतु नवीन परिस्थितियों में इस पर चलना काफी कठिन हो गया था तथा समकालीन परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में क्रांति संपादित हो गई। इस प्रकार हमने देखा कि फ्रांस की क्रांति के अनेक कारक थे। उन कारकों के सम्मिलित योग के कारण और वहाँ जो तात्कालिक घटना घटित होती है जिसके द्वारा तृतीय स्टेटस टेनिस कोर्ट पर अपने फ्रांस का संविधान का निर्माण कार्य शुरू करता है। यहाँ फ्रांस की क्रांति की तात्कालिक घटना बनती है और इसी वजह से फ्रांस में क्रांति हो जाती है। इस प्रकार हमारा यह जो विषय है यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस विषय को अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए